नमस्कार। नमस्ते यशी। नमस्ते पापा जी। अब मेरे सामने मेरे पिताजी बैठे हुए हैं। उनका नाम है मिस्टर मनोज कुमार गुप्ता। वो आपको कुछ फार्मर्स प्रोटेस्ट के रिलेटेड कुछ जानकारी देना चाहते हैं। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप इसको ध्यान से सुने। नमस्कार हमारे देश के किसान भाइयों और प्रबुद्धशील वर्ग के लोगों, आपको संबोधित करने का, प्रबुद्धशील वर्ग को संबोधित करने का एक विशेष कारण ये है कि हमारे देश में साक्षरता का जो रेशियो कम है, उसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारे देश के किसान भी हैं। तो आज के समय में जो आंदोलन चल रहा है, सरकार ने जो बिल पास किए हैं, एपीएमसी और एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सपोर्ट प्राइस एमएसपी, ये दो बिल को लेकर जो उन्होंने सरकार ने जो बिल पास किए हैं और जो राष्ट्रपति जी के लिए, महामहिम जी के पास जो है पास करने के लिए भेजे गए हैं, उसके बारे में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हमारे देश के किसानों के बीच में फैलाया जा रहा है। एक्चुअली सबसे पहले हमें ये समझना है जो भी बिल लाए गए हैं वो कितने इफेक्टिव हैं और उनसे किसान को कितना फायदा होने वाला है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इसके पहले फसल लेके लोग किसान अपने मंडी में आते थे और मंडी के थ्रू वो जो कच्चे आड़ती जिनको बोलते हैं, बिचौलियों के थ्रू वो माल बिकता था और वो पक्के आड़तियों के पास जाके तमाम सेक्टर्स में, जैसे आईटीसी वाले फ्लोर मिलें चला रहे हैं और भी जो बड़ी फूड की फैक्ट्रियां हैं, ब्रेड की फैक्ट्रियां, सारा उन लोगों के चैनल पे जाता था। इस बीच में आप लोग जानते ही हैं कि किसान को एक तो अपने ट्रैक्टर से लेके मंडी तक जाना होता था और मंडी पे जाने के बाद उस अड़तिया को अपना माल जिस भी रेट में वो खरीदते थे उस रेट में बेचना होता था और उसमें कमीशन भी लगता था। उसमें छनाई में भी चोरी भी होती थी, कभी कभी उसके माल को दागी बता के उसके पैसे भी काटे जाते थे और उसको पेमेंट भी कभी 15 दिन में, कभी 20 दिन में, कभी महीने भर में। इसके बीच में कभी कभी इंसिडेंट ये हो जाती थी कि कोई आड़तिया भाग जाता था, कच्चा आड़ती फेल हो जाता था तो उसका पेमेंट भी मारा जाता था। ये सारे प्रोसेस अक्सर हुआ करते थे और ये एक हिस्सा था व्यापार का, जो कॉमर्स का चल रहा था, जिसका ट्रेड चल रहा था, वो इसी तरह से हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने इस पर बहुत विचार करके, गहन चिंतन करने के बाद सोचा कि कहीं ऐसा कुछ लाया जाए जिसमें किसान के पास दो ऑप्शन हो। एक समस्या और आती थी, किसान की फसल किस रेट पे मार्केट में बिकेगी, ये अनसर्टेनिटी, ये अनिश्चितता बनी रहती थी। कभी कभी प्रोडक्शन ज्यादा होता था और मार्केट में रेट गिर के आता था तो कभी कभी उसकी जो लागत है वो भी निकल नहीं पाती थी फसल में। तो गवर्नमेंट ने एक तरह से सिक्योरिटी देने के लिए, किसान को सुरक्षा देने के लिए एक मतलब निम्नतम मूल्य दर निर्धारित करती थी अपनी तरफ से कि हम इतने में किसान का खरीद लेंगे ताकि वो डेविएट ना हो फसल करने से और उत्पादन करने से। तो वो स्थिति बनती थी। आज ये एडिटेशन ये चल रहा है। किसान, गवर्नमेंट ने क्या किया है, आप समझने की बात ये है, गवर्नमेंट ने ये किया है, किसान को मंडियां दे रखी हैं, वो चाहे तो अपना मंडी में बेचे खुले बाजार में, वो चाहे तो गवर्नमेंट की जो मिनिमम मूल्य दर है उस पे बेचे, या वो उसके दरवाजे पे कोई खरीदने आए खरीदार तो वो वहां भी बेच सकता था। अभी ये इलीगल था, किसान मंडी के अलावा कहीं अपना माल बेच नहीं सकता था, वो किसी भी मंडी में ही बेचता। तो अब इससे स्थिति क्या है आप ये समझिए, एक व्यक्ति, आप ये मान लीजिए कि एक व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलता है और उसकी सड़क पर एक बस चल रही है रोडवेज की। अब रोडवेज की बस में उसको बैठना मजबूरी है क्योंकि उसको सफर तय करना है। अब वो बस का कंडक्टर कैसे बिहेव कर रहा है, उसका ड्राइवर कैसे बस चलाता है, उसकी सीटें कैसी हैं, खराब हैं, अच्छी हैं, उसको सफर करना ही है क्योंकि उसको तय करना है। ऐसा ही अभी मंडी वाली स्थिति था। अभी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाया, उसका मतलब ये, उस रोड पर उन्होंने प्राइवेट को भी बोल दिया कि आप भी बस चला सकते हैं। अब ठीक है, मान लीजिए पहले हमारे पास एक ही ऑप्शन था, अब दो ऑप्शन हो गए कि हमें अगर उसका किराया कम लग रहा है, उसमें हो सकता है एसी भी लगाओ प्राइवेट बस में, उतने ही किराए में एसी में जाने को मिले, तो ऑब्वियसली किसान अपना प्रेफरेंस कर सकता है उसको इस बस से जाना है या इस बस से जाना है। तो ये बेहतर स्थिति पैदा करी है सरकार ने, इसके लिए कंफ्यूजन की कोई जगह ही नहीं है। तो बहुत सिंपल उदाहरण से, साधारण से
एक उदाहरण से हमने ये बता दिया कि किसानों के लिए एक अवसर और बढ़ाया है। ना तो मंडी बंद की है, ना मिनिमम रेट बंद किया। मिनिमम रेट की जगह एक विकल्प और दिया है। बहुत संक्षिप्त में समझने की जरूरत है। जहां गवर्नमेंट ने अपना मिनिमम रेट रखा है कि किसी वस्तु का मिनिमम रेट 1900 रुपए होगा। मान लीजिए गेहूं का उन्होंने अपनी मिनिमम रेट 1925 रुपए रखा है, तो अब फिर किसान को एक विकल्प दिया है कि वो फसल होने के बाद 1925 रुपए में बेचे जाके, उसको कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है। या इसके पहले जब वो फसल बोने जा रहा है उस समय उस किसी के साथ एग्रीमेंट कर सकता है, लिखित रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, लीगल एग्रीमेंट होगा कि वो व्यक्ति उससे कह सकता है कि मैं तुम्हारी 2000 में फसल खरीदूंगा, 2100 में खरीदूंगा। अब उसके पास एक अवसर है कि वो लगे कि नहीं हम 2100 में इसको बेचना चाहते हैं तो उसको बेच दे उस समय, या उसको लगे कि नहीं हम आपको 2100 में नहीं बेचेंगे, हम 1925 में बेचना चाहते हैं, तो वहां जा सकता है। मैं नहीं समझता हूं इसमें कोई बुराई है। यहां कहां गवर्नमेंट ने आपके साथ धोखा किया, कहां आप गवर्नमेंट आपको फंसा रही है। अब आप बात ये मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। जी। जैसे आपने कहा कि प्राइवेट बस और गवर्नमेंट बस चलेगी, तो कहते जो ज्यादा अच्छी सुविधाएं हैं वो प्राइवेट बस में मिलेंगी। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो जैसे मतलब जो कम जिसके पास आमदनी है वो प्राइवेट बस में कैसे सफर करेगा? अगर कहते उसके पास पैसे नहीं है तो वो उस पर कैसे सफर करेगा? और एक टाइम बाद जैसे प्राइवेट बस चल रही हैं, मान लीजिए या तो ऐसा हो कि मतलब प्राइवेट बसेस चल रही हैं तो फिर गवर्नमेंट बसेस मान लो बंद हो जाती हैं, तो प्राइवेट बस के अलावा फिर उसके पास क्या ऑप्शन रहेगा? या तो वो प्राइवेट बस में सफर करे या फिर वो सफर ही ना करे। तो आप इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर जो भ्रम है वो उसको समझने की जरूरत है। देखिए, जिस रोड पर रोडवेज बस चल रही है और वो अगर आपको कम पैसे में ले जा रही है तो लोग प्राइवेट बस पे क्यों बैठेंगे? बात तो पैसे की है ना। आपका मतलब ये मानना है प्राइवेट बस आपको महंगे से ले जाएगी, तो महंगे से कैसे सरवा, जब उस पर सवारी ही नहीं बैठेगी तो क्यों चलेगी वो प्राइवेट बस? अब दूसरा प्रश्न आपका आता है कि अगर प्राइवेट बस चली तो रोडवेज बस खत्म हो जाएगी। आपको ये देख लीजिए कि प्राइवेट बस कोई एक नहीं चली है। जब प्राइवेट बस के लिए गवर्नमेंट ने कह दिया सब चलेंगी, तो प्राइवेट बस कई अलग अलग कंपनियों की चलेंगी, कई अलग अलग ट्रांसपोर्टेड प्राइवेट बस चलाएंगे। अब उनके बीच में एक स्वस्थ प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। हर एक बस वाला चाहेगा कि ज्यादा सवारी हमारे पास बैठे। तब उस स्थिति में ये होगा कि जिसके कम रेट होंगे, अब मैं इसको किसान के परिप्रेक्ष्य में आऊं, प्राइवेट बस को मान लीजिए प्राइवेट कंपनियां या प्राइवेट बायर, जो गवर्नमेंट ने बताया है कि प्राइवेट बायर जो डायरेक्ट जाके किसान के फार्म पे खरीदेगा, जाके उसको लेगा, या वो जाके किसी बड़ी कंपनी, कोई ब्रेड बनाने वाली या कोई फ्लोर मिल पे बेच सकता है। अब आप अब आपको ये समझने की जरूरत है कि जब दो बायर खड़े होंगे एक फार्म वाले के सामने, तब आपको पता है कि जब खरीदार ज्यादा होते हैं, विक्रेता कम होता है, तब हमेशा डाइस पे बायर होता है। तो आप ये समझ लीजिए, अब किसान के दरवाजे पे 3 खड़े हैं तो किसान अपनी फसल के अकॉर्डिंग उन लोगों से सौदा करेगा, तो इससे किसान का ही अंतोगत्ता फायदा होगा। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि किसानों के मन में एक डर सा बैठ गया है कि एक समय के बाद, एक कुछ 4-5 साल के बाद शायद ऐसा होगा कि जो गवर्नमेंट की जो एमएसपी प्रोवाइड कर रही है, जो एमएसपी पे कहते जो दे रही है लोग फार्मर्स को, वो नहीं देगी और एमएसपी कट हो जाएगी उनकी, और एपीएमसी मंडी जो है वो बंद हो जाएंगी। इस पर आपका क्या विचार है? बच्चा पैदा हुआ, हम अनुमान लगाने लगे कि बच्चा पढ़ने में होशियार नहीं होगा, बुद्धू निकलेगा, हैं, ये तो गुंडागिरी करेगा, ये बदमाश होगा। अरे ये सारी बातों से समस्याओं के समाधान नहीं होते। कोई भी पॉलिसी बहुत गहन चिंतन और विचार विमर्श के बाद बनाई जाती है। ऐसे नहीं होता कि किसी एक वजह से, इसमें गवर्नमेंट को क्या फायदा होने वाला है? हमें एक बात बताएं, 5 साल बाद, 4 साल बाद, 3 साल बाद अगर कोई ऐसी एडवर्स स्थिति आएगी, नुकसान किसको होने वाला? कोई पार्टी ये चाहेगी कि भविष्य में किसान परेशान हो
और उसके खिलाफ खड़े हो जाएं? पहले तो ये बात समझिए, कोई भी गवर्नमेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये भाजपा की गवर्नमेंट या कोई गवर्नमेंट है, दूर टाइम में, दूरदर्शी समय में कोई ऐसा इफेक्ट वाला काम नहीं लाना चाहेंगी, क्योंकि किसान ही देश की सरकार को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है। आपको याद है कि हमारे मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसान की फसल की आमदनी को हमें 1.5 गुना करना है। आप सोच लीजिए, उस कहने के साथ उनके दिमाग में कोई ना कोई कैलकुलेशन जरूर रहा होगा। वो उनका वादा था, और वादा को पूरा कर रहेगी जो पार्टी, वो करने की कोशिश करेगी, और अगर उसका 70-50% भी उसने करके पूरा किया तो किसान उसके साथ खड़ा हो जाएगा। समस्या सिर्फ यही आ रही है, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये जानती हैं कि इस पॉलिसी से किसान फायदे में रहेगा, और वो इसका घोर विरोध कर रही हैं कि इसके बाद मोदी जी जो अभी 300 को सीटों से आई है बीजेपी, वो आगे 400 के ऊपर चली जाएगी, क्योंकि इनके रिजल्ट इतने निर्णायक हैं। न केवल कृषि मंत्रालय और सरकारी विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों ने इस पर गहन चिंतन किया होगा, वरन भाजपा की जो कोर कमेटी है, जिन्होंने मंथन किया होगा कि इसके परिणाम क्या होंगे, क्योंकि आगे आने वाले समय में अगर इसके बैड इफेक्ट होते हैं तो फिर जनता के सामने इनको 2024 में जाना है। अब हम तीसरे मोर्चे पे आए, हम ये देखें कि कैलकुलेटिव क्या ऐसा होगा। हम इन सारी चीजों को हटा दें, हम ये मान लें कि गवर्नमेंट इसमें चूक कर रही है और गवर्नमेंट समझ नहीं पा रही है, और गवर्नमेंट ने अपनी जल्दबाजी में, अपना कुछ अति उत्साह में ये कानून ले आए। तो हम प्रैक्टिकल चीजों पे बात करें कि ऐसा कैसे होगा। लोगों को आशंका है कि ये जब किसान अभी महंगा खरीदा जाएगा, आप यही कहना चाहती हैं कि अभी किसानों की दर महंगे में दी जाएगी, और एक स्थिति आएगी जब उसके पास विकल्प नहीं रहेगा, सरकारी मंडियां नहीं होंगी, कोई दूसरे खरीदार नहीं होंगे, तो वही कंपनियां उनसे सस्ते में कहेंगी, किसान के पास कोई विकल्प नहीं होगा। पहले उन लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि ये कोई 600 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में का एक कोई छोटा सा सिंगापुर जैसा देश नहीं है। ये हमारा भारत देश है, जिसकी आबादी 135 करोड़ है। तो आप क्या ये संभव है कि कोई 1 बायर, 2 बायर, 3 बायर, इसके 1 बायर कोई अकेला बायर और किसानों को बार्गेन करेगा? क्या उनके साथ कंपटीशन खड़ा नहीं होगा? 1 बायर चाहेगा, आईटीसी चाहेगी हमें इस रेट में मिले, जियो चाहेगा हमें इस रेट में मिले, अभी अमेजोन अपना पूरी टीम लेके इंडिया के मार्केट में उतरना चाहते हैं, तमाम फूड प्रोसेसिंग कंपनियां हैं, तमाम ब्रेड की कंपनियां हैं, तमाम फ्लोर मिले हैं, देश में हजारों हजार इस तरह के लोग हैं, व्यापारी हैं, जो एक आपस में एक कंपटीशन खड़ा करेंगे। सबको प्रोडक्ट चाहिए होगा, सबको अपने प्रोडक्ट्स किसानों को अपने साथ टाई अप करना होगा। आप इसके एक आगे कदम सोचने की बात करिए। कुछ लोगों को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए, किसी लोगों को किसी तरह का गेहूं चाहिए, किसी लोगों को अपने फ्रूट प्रोसेसिंग के लिए टमाटर चाहिए, किसी को स्पिनच चाहिए, पालक चाहिए, किसी को भिंडी चाहिए, किसी को दवाई के लिए सफेद मूसली चाहिए। आप लोग समझ नहीं पा रहे। किसी को हार्ट की कोई दवाई बनाने के लिए पैदावार, किसी को सोयाबीन चाहिए अपने ब्रेड की वो पकौड़ी बनाने के लिए। आप समझ नहीं पा रहे किसानों को, लोगों को। आज प्रबुद्धशील वर्ग से मेरा विशेष आग्रह है, मेरा जो भी व्हाट्सएप देख रहे हैं, ये राष्ट्रहित में इस व्हाट्सएप को सर्कुलेट करना, किसान भाइयों के पास तक पहुंचाना कि ये बड़े सिनेरियो को क्यों नहीं समझा जा रहा। आपने सिर्फ किसान को ऐड किया, केवल चावल और धान वाले किसान एजिटेशन कर रहे हैं। इसमें इवन वो लोग भी हैं जो फिशरी कर रहे हैं, जो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, जो तमाम तरह के कुटीर उद्योग चला रहे हैं, जो अपने करखा चला रहे हैं, जो मतलब जो भी छोटा तबका है जिसकी आजीविका अपने प्रतिदिन के श्रम से निकल के आती है, दुग्ध पालन वाले हैं। तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि बायर अपने हिसाब से प्रोडक्ट को किसान से लेने की कोशिश करेगा। जहां ऑर्गेनाइज सेक्टर आएगा वहां अनऑर्गेनाइज सेक्टर अपने हिसाब से लेगा। आप कल्पना करिए कि मैं दवा की फैक्ट्री चलाता हूं और मुझे सफेद मूसली चाहिए, और मैं चाहता हूं कि मेरी सफेद मूसली का प्रोडक्ट मुझे दूर देहरादून या हरिद्वार से ना लाके मेरे एरिया का कोई किसान मुझे दे दे। मुझे इतनी फसल लगती है, मैं क्या करूंगा?
मैं सीधे किसान से टाई अप करूंगा कि आप गेहूं ना करके सफेद मूसली करिए, हम आपको एग्रीमेंट लिख के देते हैं कि इतना सफेद मूसली हम आपका खरीद लेंगे। इससे क्या संभावना बनी? दूसरा, कहीं कोई तिल का प्रोडक्ट बनाता है, उसे तिल चाहिए, उसने किसान से टाई अप किया, बाजार से महंगे, क्योंकि वो अगर ट्रांसपोर्टेशन करके दूसरी जगह से लाता, रेट का अनसर्टेनिटी है, सब कुछ है, वो उस किसान से टाई अप करेगा कि हमारे इलाके फैक्ट्री के आसपास के एरिया में हमारी फैक्ट्री चले तो हमें यही प्रोडक्ट मिल जाए। वो एक एग्रीमेंट लेके जाएगा किसान के पास। अब आप बताइए इसमें कहां से किसान को दिक्कत होने वाली है? आप किस बात करने, क्या लोग सब इकट्ठा कर लेंगे? मैं कर रहा हूं कि एक्चुअली फार्मिंग में प्रोफेशनलिज्म पैदा हो जाएगा, जिसको कहे व्यवसायीकरण। हमारा आज फार्मर क्यों परेशान, हमारा किसान आज क्यों परेशान है कि किसान में व्यवसायीकरण नहीं है। आज एक 2 एकड़ वाला किसान है, उसकी समस्या से 2-4 हुई है ना। 2 एकड़ वाले किसान से आप उम्मीद करेंगे क्या जानवरों रोकने के लिए वो फेंसिंग की व्यवस्था कर सकता? नहीं करेगा ना। आप, मैं एक दूसरा विकल्प लेके आता हूं, उसके पास 2 एकड़ के किसान, हमारे यहाँ 85% 2 एकड़ के फार्मर हैं, छोटे किसान हैं। अब आप एक बात समझिए, जो बार्गेन करने वाला होगा, जो भी बायर आएगा, उसे मालूम है कि हिंदुस्तान में अगर इस छोटे किसान को हम टारगेट कर दें, आप कल्पना करिए कि पैक बेचने के लिए 50 रुपए का पैक, 10 रुपए का टाकिंग पैक, कल्पना करेगा कोई विदेश में इस तरह की चीजों की? लेकिन जहां जैसा देश होता है वैसी प्लानिंग करनी पड़ती है। बड़ी बड़ी मोबाइल की कंपनियां 10 रुपए का छोटा रिचार्ज, 50 रुपए का छोटा रिचार्ज, इनसे आपको पता नहीं लगता कि आगे क्या होने वाला है। उस 2 एकड़ वाले किसान के पास एक ऑफर लेके कंपनियां जाने वाली है कि आपका, हम ये भविष्य की बात कर रहे हैं, मुझे भविष्य दिख रहा है। अगर आप देख सकते हैं, भविष्य है। मेरा व्हाट्सएप, मेरे देखने वालों लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर आपको मेरी बातों में जरा भी सच्चाई लग रही है, आपको वो भविष्य दिखाई दे रहा है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। आपको दिखाई दे रहा है कि वो किसान जो 2 एकड़ वाला किसान है, उसके पास बायर आता है, वो चाहता है कि ये हमसे कन्विंस हो जाए। वो कहता भैया फेंसिंग हम कराएंगे, आपकी ये उलझन हम खत्म कर रहे हैं। उसके पास पैसा है, साउंड है, वो उसके पास है, वो गवर्नमेंट की एड भी आपको दिला रहा, फेंसिंग में आपकी फेंसिंग करा के दे रहा, और आप हमसे टाई अप कर लीजिए। फेंसिंग का पैसा 25% इस फसल में काट लीजिए, 25% अगली फसल में काट लेंगे, 25% अगली फसल में। एक तरफ देखिए, उसके लिए मदद के लिए लोग उसके दरवाजे पर खड़े हैं। किसान नहीं जानता, वो प्रोजेक्ट लेके आ रहा, हम कर देंगे आपकी फेंसिंग, आपकी फसल का 25% इसका फेंसिंग का चार्ज हम पहले ले लेंगे। एक प्रश्न मेरा आपसे ये है कि जो, जैसा कि आपने सबसे स्टार्टिंग में कहा कि जो हमारा किसान वर्ग है वो इतना साक्षर नहीं है, मतलब साक्षरता इतनी नहीं है हमारे किसान वर्ग में। तो इस बात का, उसके लीगल एग्रीमेंट जो आप कहते हैं कि लीगल एग्रीमेंट अगर होता है एक बायर और किसान के बीच में, तो आपको नहीं लगता कि जो साक्षरता की कमी के होने के कारण वो बायर से के दबाव में आके कुछ कार्य करेगा इस तरह से? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। देखिए, किसान अब साक्षर नहीं है, इतना साक्षर नहीं है, ये बात मान लेते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी में वो साक्षर नहीं है, लेकिन वही किसान खेती खरीदता भी है, खेती बेचता भी है, एक दूसरे के खेत भी खरीदता है, बेचता भी है, और तमाम तरह के लीगल असिस्टेंट होते हैं उनके घर में। आज पढ़ा लिखा एक लड़का भी है, आसपास के और किसान भी होते हैं, गांव का प्रधान भी है। तो ये ऐसे संभव नहीं है। और जो एग्रीमेंट होगा, जब राष्ट्रीय स्तर पर एग्रीमेंट और ये चीजें होंगी, तो ये गवर्नमेंट के सीधे उसमें होंगी। और इस तरह का कोई भी विवाद अगर कहीं आएगा, तो निश्चित रूप से कोई भी कंपनी या कोई भी बायर इससे बचना चाहेगा। तो मैं समझता हूं इसमें कोई ऐसे डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़े स्तर पर गवर्नमेंट की अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो उसमें इस तरह की बेईमानी या किसी तरह का वो होने के किसी तरह के कोई चांस नहीं होंगे। मेरा एक प्रश्न और है आपसे कि आगे आने वाले, अगर ये कानून पास होते हैं, ये बिल पास होता है, तो आगे आने वाले सालों में, 10 सालों में आप कैसा भारत देखते हैं? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और वास्तव में इस प्रश्न के जवाब को तथ्यों के साथ जब तक हम नहीं देंगे, तो ये स्वीकार करने वाली चीज नहीं होगी। और मैं कहता हूं, मेरे इन जवाबों पे बहुत
लोगों को बिल्कुल खुले दिमाग से विचार करना चाहिए। अगर उससे सहमत हो और लगे कि नहीं ये जवाब हमारे तथ्यों के आधार पर हैं, तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों के बीच में, ताकि भ्रम खत्म हो। मजबूरी हमारी ये है कि हमारे किसान जो है, अवेयरनेस उनकी अभी भी व्हाट्सएप और ये इन चीज़ों में थोड़ी कम है। तो हमारा जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादा दायित्व बनता है कि एक अच्छे कानून को सपोर्ट करें, क्योंकि आज अगर किसान हमारा मजबूत होगा देश का, तो हमारी और ज़्यादा से ज़्यादा हम जो किसान भाइयों को हैं ज़्यादा से ज़्यादा जी, प्रेरित करें, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करें। श्योर। तो अब हमारा कहने का मतलब ये आगे आने वाला हमारा भारत कैसा होगा अगर ये कानून लागू होते हैं। देखिए, सबसे सीधी सी बात है, जब किसान के दरवाजे पर फसल खरीदने वाले लोग पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से किसान मतलब एक डाइस पे होगा, मतलब किसान एक अपर हैंड होगा किसान का। उसके पास 4 लोग खरीदार होंगे, अलग अलग तरह के खरीदार होंगे। न केवल उसकी फसल के खरीदार होंगे, कुछ अपने खुद के इंटेंशन से अपने तरह की फसल के लिए भी आएंगे। जैसा कि मैंने पहले वाले इंटरव्यू में कहा कि हर व्यक्ति की अलग नीड्स होती है। कोई एक सॉस बनाने वाली कंपनी होगा, वो चाहेगा कि ये चीज़ हमें यहाँ बनाने लगे किसान। कोई सीड्स बनाने वाली कंपनी चाहेगी, वो पर्टिकुलर सीड्स के लिए किसान को बताएगा, इस तरह का सीड्स बना के दो, इस तरह का ये बना के दो। कोई मैगी बनाने वाला, कोई उसको वो चाहिए, फ्लोर चाहिए, किस तरह का मैदा चाहिए। इस तरह के डिफरेंट टाइप के जो एंटरप्रेन्योर होंगे, जो जिसमें विभिन्न तरीके के जो उद्योग होंगे, वो ये चाहेंगे कि उसके डिस्ट्रिक्ट में, उसके नजदीक के एरिया में उसका ऐसे किसानों से टाई अप हो जाए कि उसको साल भर अपने रॉ मटेरियल के लिए इधर उधर ना भागना पड़े और वो सियोर्ड हो जाए। उसे अपनी कॉस्ट पता है, उसको अपनी प्रोडक्ट का सेलिंग रेट पता है, उसके पास ये पता है कि उसको किस रेट में हमें यहाँ मिल जाए। तो सबसे पहले तो देखिए, उसको 4%, 3%, 5% जो भी गवर्नमेंट टैक्स है उससे बचत मिलेगी, मंडी के थ्रू जाकर आएगा। तो एक तो वो उससे सस्ता मिलेगा किसान से। दूसरा ये, वो अपने तरह की क्वालिटी किसान को फार्म पे जाके, जो फार्म का कॉन्टेक्ट खेती की बात कर रहे हैं, उसके भीतर बहुत बड़ा सफलता का राज छिपा है। कॉन्टेक्ट खेती की जब बात होगी तो वो जो इंडस्ट्री वाला व्यक्ति है वो किसान को चाहेगा कि उसके बिहाफ से वो फार्मिंग करे, उसके तरीके से फार्मिंग करे, उसके लिए ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट बना के लाए, ताकि उसका जो बाई प्रोडक्ट बनेगा, उससे जो उसका वो चिप्स बनाए, आलू की खेती कराए तो चिप्स बढ़िया बनाए, तो बेहतर से बेहतर क्वालिटी का आलू प्रोडक्शन कराना चाहेगा तो बेहतर रेट भी देगा। तो इससे एक तो किसान को अपर हैंड हो जाएगा, किसान को अच्छी कीमत मिलेगी फसल से। हो सकता है वो बायर किसान को पहले से मतलब फाइनेंशियल मदद भी करे, किसी तरह की उसकी जरूरत को पूरा पहले से एडवांस भी दे दे और उससे ये करे हमारे हिसाब से फेंसिंग भी करो, आपकी मैं ये करता हूँ, आपको क्या असिस्टेंट है। हो सकता है वो आगे की आपकी आलू खराब होते हैं वो भी असिस्टेंट दे सकता है, क्योंकि अपर हैंड है। उसे कई किसानों के भाई ये खराब होता है, आप ऐसा ऐसा करिए, एक तरह का वो नियरेस्ट सबसे नजदीक का उसका हेल्पर बनेगा। इससे क्या स्थिति बनेगी, फसल प्रोडक्शन बढ़ेगी, किसान और इंडस्ट्रियलिस्ट या जो भी ये जो उद्योग के लोग हैं एक दूसरे के नजदीक आएंगे, किसान की जागरूकता बढ़ेगी, उसके अंदर व्यवसायिक दृष्टिकोण पैदा होगा। अब मान लीजिए, मेरा एक प्रश्न है जी, जैसा कि आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये क्या होता है कि जो बायर होता है, जो भी बड़े बड़े बायर्स होते हैं, वो जाके किसानों से कहेंगे कि आप ये हमारे लिए बनाइए, ये उत्पाद बनाइए या ये उत्पाद बनाइए। आपको नहीं लगता कि इससे स्वतंत्रता जो किसानों की है कि स्वतंत्र तरीके से अपनी स्वतंत्र तरीके से फसल उगाने की चीज खत्म हो जाएगी और पराधीन हो जाएंगे बायर्स के? क्यों पराधीन हो जाएंगे? उसकी स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं है, वो चुन सकता है, वो किसी के साथ एग्रीमेंट जो उसकी फसल जो उसे अच्छा लगे। आज वो केवल गेहूं, चना और मटर इन तक सीमित है। कल हो सकता है कि उसके पास बोलने आ रहा है कि आपके सफेद मूंगफली बोइए, आपको गेहूं से 6 गुना ज्यादा मिलेगा। दूसरा बोलता सूरजमुखी करिए, आपको सूरजमुखी के तेल प्रोडक्शन करने वाला आपको 4 गुना प्रॉफिट देने वाला है। तो किसान के पास इंफॉर्मेशन होगी। अभी जो केवल चौपाल पे और फलाने पे ढिकाने पे बोलते हैं,
प्रैक्टिकली उसके दरवाजे पर फार्मिंग के लिए ऐसे आगे वाले 10 सालों में जो देख रहा हूं वो शायद आप लोग भी समझ सकें। आगे आने वाले 10 सालों में ये करने भी लोग आएंगे जिनको अपने प्रोडक्ट की जरूरत है प्रोडक्शन के लिए। वो ये भी करने वाले हैं कि आपसे बोलेंगे, किसान से बोलेंगे कि आप हमको छोटा सा एक एरिया दे दीजिए, 1000 बाई 1000, 2000, एक आधे बीघे का जगह दे दीजिए। मैं आप प्रैक्टिकली आप कुछ मत करिए, मैं इसमें खुद कर रहा हूं। उस एरिया में कितनी फसल होती है ये आप देख लेना, फिर उसके बाद आप पूरी खेती में वो चीज करिए। तो इस तरह की बातें 2-4 साल 5 साल में आपको दिखने लगेंगी। पूरा दृश्य ही चेंज होने वाला है अगर इस तरह की फार्मिंग होती है। तो आप एक बात देख लेना कि किसानों के पास अपने फार्म हाउस, अपनी कैपेसिटी, अपनी आज वो किसान जैसे पंजाब के किसान हैं, आज यहाँ खेती करने आ रहे हैं और यहाँ पे फसल करने लगे हैं। और वो यहाँ पे इन्हीं खेतों में जहाँ लोग फार्मिंग नहीं करते हैं वो पैदा करके प्रॉफिट कम करके जा रहे हैं। कारण ये उनके अंदर व्यवसायिक दृष्टिकोण आ गया है। मोदी जी का यही मतलब है सारे इंडिया में, सारे भारत में किसानों के अंदर व्यवसायिक दृष्टिकोण पैदा हो। और ये व्यवसायिक दृष्टिकोण जिस दिन पैदा हो गया उस दिन यही भारत फिर से किसान सबसे उत्तम खेती, मध्यम बान, निश्चित चाकरी, इस तरह के जो पहले कहा जाता है वही स्थिति हो जाएगी। सबसे सर्वोच्च चीज खेती ही हो जाएगी। अंत में एक और प्रश्न पूछना चाहूंगी मैं, अगर आप आज्ञा दें। हाँ जरूर जरूर, स्वागत। आपने कहा कि जो बड़े बायर्स हैं वो छोटे फार्मर्स को, मतलब जो फार्मर्स हैं उनको उनसे बात करेंगे। बड़ी कंपनियां हैं जो वो फार्मर्स से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो मेरा प्रश्न ये है कि इससे बड़े किसानों को तो फायदा होगा ही, लेकिन छोटे किसानों को इससे क्या फायदा होगा? छोटे किसान तो वैसे ही रह जाएंगे क्योंकि उन्हें बड़ी कंपनियां, उन्हें ज्यादा अमाउंट में चीजें चाहिए होती हैं तो वो जाके बड़े फार्मर्स को अप्रोच करेंगी। लेकिन छोटे फार्मर्स का क्या होगा? आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा एक विजन है इस बारे में। जब बड़े कंपनियां आएंगी तो वो चाहेंगी कि मास एरिया में एक तो मैं फसल एग्रीमेंट करूं, दूसरा वो ये चाहेंगे इस एरिया में हम फसल एग्रीकल्चर में ज्यादा से ज्यादा साफ सुथरा और बढ़िया प्रोडक्ट मुझे मिले। उसके लिए क्या होगा, बड़े खेत हैं उनके खेत में छोटे फिर खेत, इस तरह सब मिला के पूरा एरिया बनता है। मुझे लगता है कि आगे वो चल के टारगेट करने वाले ये होंगे कि पूरा एक एरिया जिसमें छोटा भी होगा बड़ा भी होगा, इन किसानों की फसल पे उनका कीटनाशक छिड़काव, ड्रोन के द्वारा फसल का छिड़काव, ड्रोन के द्वारा खाद का छिड़काव, ड्रोन का सर्विलेंस, इस तरह की प्लानिंग भी आगे 5-7 साल बाद आने की कोशिश करेंगे, जहां तक मुझे अनुमान है मेरा। और वो चाहेंगे कि सारे किसान मिलकर उसको एग्रीमेंट इस एरिए कर लें, ताकि मैं ये फैसिलिटीज दे के कि भाई छिड़काव करके इस एरिए के लोगों का प्रोडक्शन बढ़ाऊं। प्रोडक्शन बढ़ने का सीधा कारण होगा कि कंपटीशन होगा कि मैं आपका टाई अप कर रहा हूं तो मैं ये फैसिलिटीज आपको दूंगा, कीटनाशक मैं डलवा दूंगा आपको, आप मुझसे टाई अप करिए, मैं आपके पूरे एरिया की फार्मिंग ले रहा हूं। तो इससे मुझे लगता है कि एक तरह से इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा। दैट्स ऑल। नहीं, इससे छोटे फार्मर्स को क्या फायदा होगा? मेरा कहने का मतलब ये है कि खेती कोई एक तरफ छोटे किसान एक तरफ बड़े किसान की तरह नहीं होती। बड़े किसानों के बीच में छोटे किसान की भी खेत है, उनके बीच में बड़े किसान भी है, मझोले किसान भी है, इस तरह से पूरा एरिया होगा। और जब इस तरह की प्लानिंग अगर किसी बड़े आईटीसी या ये ऐसे तरह की कंपनियों की होगी कि मैं पूरे एरिया को ड्रोन से इनको ये फैसिलिटीज दे दूं कि मेरा ड्रोन आएगा और आपके पूरे एरिया में कीटनाशक छिड़क के चला जाएगा, तो वो ये चाहेगा ये कंबाइन पूरा एक पर्टिकुलर एरिया, पूरा एरिया मिले 1000-2000 एकड़ का, इनसे हमारा टाई अप हो जाए, हमें ये फैसिलिटीज देने में कुछ खास लगेगा नहीं, और इस एवज में वो फार्मर हमसे जुड़ने की कोशिश करेगा। आपका कहने का अर्थ है कि इससे जो फार्मर्स को कीटनाशक या बाकी चीजों पे जो खर्चा करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ता। बिल्कुल सही आपने समझा। मैं समझता हूं कि ये स्थितियां अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये कंपनियां
करने की कोशिश करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसान हमारे साथ एग्रीमेंट करे। एक तरह से एडिशनल बेनिफिट किसान को देने वाले हैं। अब तो उसी की तरह समझ लीजिए कि जैसे ये कंपनियां ऑफर डालती हैं कि नहीं साहब मैं इतने % की छूट दे रही हूँ, ये आपको बोनस देंगे, ये आपको कूपन देंगे, ये आप कैश करा लीजिए, ये ऑफर है, ये मेगा ऑफर है, ये सारी चीजें होने वाली हैं आगे। आप देखिए इसी तरह की चीजें आने वाली हैं और यही विजन आने वाला है। क्योंकि जब आपको सीधी सी बात है, जब आपको प्रोडक्ट चाहिए, अपने मन के प्रोडक्ट चाहिए, आप सीधे बायर से लेना चाहते हैं, अच्छे सस्ते और अच्छे बढ़िया फसल करना प्रोडक्ट अपना लेना चाहते हैं, तो आप सीधे सीधे किसान के पास जाना चाहेंगे। और इसमें जो एकाधिकार अभी बहुत सप्लाई चेन रहती है, जो पक्के आड़ती उनको देते हैं, उनसे सस्ते रेट में मिलेगा उनको, किसान से सीधा जुड़ाव होगा। एज पर अपनी रिक्वायरमेंट वो चीजें भी ले सकते हैं जो वो आज नहीं कर पा रहे हैं। आज में मान लीजिए सॉस बनाने वाली कोई कंपनी है, तो वो पहले तो टमाटर खरीदती है, लेकिन वो चाहती है मेरा केचप बहुत अच्छा बने, मेरा सॉस बहुत अच्छा बने, तो उसके लिए टमाटर उसको उस तरीके का चाहिए होता है। तो वो सीधे फार्मर को वो चीज में सीड्स दे के, सीधा वो दे के उस तरह का प्रोडक्शन ले सकती है, उसको अच्छे पैसे दे सकती है। हमारा विजन ये है। धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद यशी जी। थैंक यू।